नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है यूपीएससी सीएससी हिंदी, इस चैनल पे जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराई जाती है यूपीएससी के लिए। और इस समय हम लोग रोजाना पढ़ते हैं 1 PM से इंडियन पॉलिटी। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। अब अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहिए। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेज वगैरह, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इन दोनों को आप जरूर फॉलो कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और सभी क्लास का लिंक अपलोड कर देता हूँ, और ये है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी जरूर फॉलो कर लेंगे। और रोजाना रात में 9 बजे से 10 बजे तक 9 to 10 PM मैं यहाँ पे RS TV और LS TV के डिबेट को लेकर के आता हूँ। मैं यहाँ पे आपको कवर कराता हूँ। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में आपकी मदद करेंगे और आपको हर कदम पे यूपीएससी में हेल्प करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे जो हर महीने शुरू होती रहती हैं। ये दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक है प्लस, एक है आइकॉनिक। प्लस कोर्स जो है अनअकैडमी का कंप्लीट रेगुलर कोर्स होता है। ठीक है, इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, एसए और टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट कोर्स की तैयारी होगी। इसके लिए आपको प्लस पे डेली लाइव क्लासेज, जो टेस्ट होंगे वो भी लाइव, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस पे, और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है, यानी 1 ईयर का जो चार्ज है, वो है 49,500 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, और कोड के इस्तेमाल के बाद 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने का ले लेते हैं, यानी 2 साल का जो आपका प्लान है, 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800 रुपए। ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। सॉरी, दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में ये प्लस कोर्स वाली सारी चीजें तो रहेंगी ही, क्योंकि ये कंप्लीट रेगुलर क्लास है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको पर्सनल कोच भी मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे गाइड करेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा। पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है आइकॉनिक का, 1 ईयर का, 69,500। कोड है स्वदीप, इसका इस्तेमाल करेंगे। फीस में 10% का डिस्काउंट, और फीस हो जाएगी आपकी 62,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने का लेते हैं 2 ईयर का प्लान, 1,07,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300 रुपए डिस्काउंट के बाद। ठीक है ना। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शनल के लिए भी आप अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12 महीने का अगर आप कोई भी ऑप्शनल ले लेते हैं अनअकैडमी पे, तो फीस है 27,500। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, 24,750 रुपए। वही अगर 24 महीने का लेते हैं तो 40,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के साथ 36,000 रुपए। ये सारी चीजें, ये सारे प्लान। और अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आप लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता रह रहा हूँ। एक तरीके का ऑनलाइन टेस्ट है जो आप यहाँ पे पूरे प्री एग्जाम की तरफ फील करेंगे। प्री तो मान लीजिए यूपीएससी का ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होगा, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया, जैसे प्रीलिम्स में रैंकिंग होती है वैसे यहाँ पे रैंकिंग आपकी आएगी। और इसके लिए कुछ नहीं करना, ये सबके लिए फ्री है। आप अनअकैडमी के ऐप पर जाएंगे, ऐप पे जाकर के यूपीएससी सीएससी सेक्शन में जाएंगे, यूपीएससी सीएससी सेक्शन में, उसी में आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने को आएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करते समय जो कोड मांगेगा, तो आप कोड डालेंगे स्वदीप, जो मेरा कोड है SWADEEP। तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिना कोड के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो कोड डालना जरूरी है। आप डालेंगे, सबके लिए फ्री होगा। एक टेस्ट है, एक टेस्ट हो चुका है 6 दिसंबर को, अगला होगा 20 दिसंबर को, समय है 11 बजे सुबह। और ये अल्टरनेटिव हर 14 दिन पे होगा, अल्टरनेटिव संडे को होगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबके लिए फ्री में, और मस्त प्रैक्टिस हो जाएगा। ये 45 मिनट का सेशन होगा। ये 60 क्वेश्चन होंगे एक टेस्ट में, और टोटल 13 टेस्ट हैं। पहला हो चुका है टेस्ट 6 दिसंबर को, दूसरा होगा 20 दिसंबर को 11 बजे। अभी 12 बचे हैं टोटल, तो जरूर दीजिए। हर अल्टरनेटिव संडे को ये होगा। इसमें जो फर्स्ट रैंक पे आएंगे उनको मिलेगा एप्पल मैकबुक एयर, सेकेंड रैंक वाले को एप्पल आईपैड मिनी,
थर्ड रैंक वाले को एप्पल एयरपोर्ट्स, और जो टॉप 100 रैंकर्स रहेंगे उनको 1000 रुपए का अमेजन का वाउचर में मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये तो इनाम मिलेंगी, बहुत कुछ आपको उसके साथ ही यहाँ पे सीखने को, जानने को, और एग्जाम के पहले एग्जाम जैसे फीलिंग और रैंकिंग लेने का आपको अनुभव मिलेगा, जो बहुत ही बेहतर होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग 1 बजे से पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में हम अभी तक पढ़ चुके हैं टोटल, जो शुरुआत हुई अभी ज्यादा नहीं, हमने पढ़ा भारतीय संविधान के बारे में कि हमारा भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा। एक्चुअली ये क्लास अभी लाइव होती थी यूट्यूब पे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, अब अनअकैडमी में अभी ये क्लास नहीं हो पा रही लाइव, तो अभी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में चलेगा। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की विशेषताएं, ठीक है, संविधान की विशेषताओं के बाद संविधान का प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, ये सारी चीजें मैं इसमें लाइव पर पढ़ाया हूँ, लेकिन अभी कुछ इशू है तो अभी रिकॉर्डेड भी वीडियो चलेगा, लेकिन आप लोग का समय में नुकसान ना हो तो एक क्लास कंटिन्यू करते रहिए। मैंने कुछ दिन ब्रेक किया था कि लाइव हो जाएगा 4-5 दिनों में, तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लग रहा है वहां पे सॉर्ट आउट होने में, तो अभी ये प्रीमियर ही चलेगा, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। उसके बाद हमने संघ व राज्य के बारे में भी पढ़ा, संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा, और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अपने भारतीय राज्य व्यवस्था में, जीएस के लिए है, इंडियन पॉलिटी, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, ठीक है, सिटीजनशिप, नागरिकता क्या, कैसे, क्या क्या प्रावधान होते हैं नागरिकता के, क्या क्या सारी चीजें हम लोग इसमें एक एक करके देखते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, और ये आपके प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट है वो प्री के लिए ध्यान में रखेंगे, जो कॉन्सेप्ट है वो मेंस के लिए। तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर ही देता हूं, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए, नागरिकता क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हुए चलिए। बहुत ही आसान शब्दों में और सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत का शासन संघात्मक है। जब हमने संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ाया था इसके पहले क्लास में, तो बताया था कि संघात्मक शासन है, तथा संघात्मक शासन की एक प्रमुख विशेषता दोहरी नागरिकता भी है, ठीक है। भारत का शासन संघात्मक है, और संघात्मक शासन की एक प्रमुख विशेषता दोहरी नागरिकता भी होती है। जहां तक भारत का विशेष प्रश्न है, यहाँ नागरिकता एकल नागरिकता है। जहां पर भी देश में, जिस देश में संघात्मक शासन होता है, उस देश की नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। लेकिन भारत के साथ खास क्या है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के साथ साथ भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्लियर, ये ध्यान में रखेंगे। इसका अर्थ यह है कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक है, न कि विशेष राज्य का, क्योंकि जहां भी संघात्मक व्यवस्था होती है वहां पे दोहरी नागरिकता होती है कि राज्य का नागरिक और संघ का नागरिक। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, संघात्मक व्यवस्था होने के साथ साथ ऐसा नहीं है, भारत का प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक होता है, राज्य का नागरिक नहीं, ठीक है। आगे देखिए और क्या क्या चीजें इसमें कह रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एकदम कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। वस्तुतः नागरिकता व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता दिलाती है। जो नागरिकता है, भारत का नागरिक तो है, लेकिन वो जिस भी राज्य का है उस राज्य की पूर्ण उसको राजनीतिक सदस्यता मिलती है, तथा उसके दायित्वों, अधिकारों, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों को स्पष्ट भी करती है, ठीक है। और नागरिकता जो है यह व्यक्ति और राज्य के बीच एक पारस्परिक संबंध को दर्शाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी निष्ठा उस राज्य के प्रति दर्शाता है, तथा इसके बदले राज्य संरक्षण भी प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्थाएं। आगे देखिए और क्या कह रहा है इसमें कि नागरिकता लोकतांत्रिक सिद्धांतों को पुष्ट करती है। जो लोकतंत्र के सिद्धांत है वो जो भारत के नागरिक है उनको, तथा इससे लोकतंत्र में रहने वाले व्यक्तियों को अपनी गरिमा तथा व्यक्तिगत विशेषताओं का बोध भी होता है, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का उपभोग करता है। नागरिकता के द्वारा ही अपने विशेषताओं को, अपने अधिकारों को, हर चीजों को जानता है, ठीक है। अब नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, क्या है देखते हुए चलिए। हमारे संविधान में नागरिकता से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद हैं। जब हम लोग संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 के बारे में मैंने पढ़ाया था। वो राज्य और संघ के बारे में सारी उसमें विशेषताएं क्या क्या चीजें थी। अब हम लोग उसके आगे देखेंगे कि नागरिकता से जुड़े हुए चीज
किस अनुच्छेद में है। तो 4 अनुच्छेद तक हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 में क्या है कि संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता है वो इसमें है। अनुच्छेद 6 में क्या कह रहा है कि कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। अनुच्छेद 6 में वैसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में दिया है। जब भारत आजाद हुआ था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे। ठीक। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत है पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। ठीक है, बहुत से व्यक्ति हैं जो अभी भी पाकिस्तान से इंडिया करके भारत का नागरिकता, जैसे अदनान सामी के केस में ले सकते हैं, ये सब सारी चीजें। ठीक है। अनुच्छेद 8 क्या है कि भारतीय मूल के वैसे लोगों को नागरिकता अधिकार जो भारत से बाहर निवास कर रहे हैं। अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता क्या कहता है कि भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति जो देश से बाहर है लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, वो अनुच्छेद 8 के तहत उनका नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 के तहत है कि पाकिस्तान के से जो व्यक्ति भारत में आए उनके नागरिकता के अधिकार। और अनुच्छेद 6 के अंतर क्या है कि कुछ वैसे व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। ठीक। और अनुच्छेद 5 में है संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात अनुच्छेद 5 में कही गई है। आगे देखिए और क्या कह रहा है अनुच्छेद 8 के बाद। अनुच्छेद 9 में क्या कह रहा है। अनुच्छेद 9 में है कि जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है भारत की। ठीक है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 9 में है। क्या कह रहा है कि जो भी व्यक्ति है भारत के, वो अपनी स्वेच्छा से दूसरे राज्यों की, विदेश में रह रहे हैं और वहां की नागरिकता अगर ग्रहण करना चाहते हैं, वहां की नागरिकता ग्रहण कर लिया है, तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। अनुच्छेद 9 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, ये कहा गया है अनुच्छेद 10 में। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 11 में क्या है कि संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, क्या चीजें हैं। आगे देखिए, अब कुछ कानून बने भी हैं उससे जुड़े हुए, तो क्या कह रहा है ये देखिए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना था। ठीक है, ये लागू हुआ था। क्या है, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। तो ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना। क्या हमारे संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह भारतीय नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में व्यवस्था करे, अनुच्छेद 11 के तहत। अतः संसद ने 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया था उसी के तहत। और इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति किस प्रकार होगी तथा किन परिस्थितियों में भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। 1955 भारतीय नागरिकता का अधिनियम 1955 में क्या कहा गया है कि भारत की नागरिकता की प्राप्ति किस प्रकार होगी और किन परिस्थितियों में भारत की नागरिकता का समापन हो जाएगा, वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में है। नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है, ये ध्यान से पढ़िए। क्या होती है नागरिकता की प्राप्ति के विशेषताएं, मतलब किस आधार पे। जन्म से मिलेगा भारत में नागरिकता, रक्त से संबंधित है तो भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीयकरण द्वारा भी भारत में नागरिकता पा सकते हैं, और भूमि विस्तार के द्वारा भी भारत में नागरिकता, अगर भूमि है आपका भारत में तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, और उपयुक्त अधिनियम के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जो उपयुक्त अधिनियम 1955 है उसके आधार पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए उसी के बारे में कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे, जन्म से, जो जैसे हमने पहले देखा जन्म से कैसे यहाँ पे नागरिकता की प्राप्ति होगी, ये देखिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। जैसे कुछ अपवादों में, जैसे राजनयिकों या शत्रु विदेशियों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति जो मतलब
कुछ नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो जब से हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, उस समय से लेकर के या उसके बाद में अगर भारत में पैदा हुए हैं तो जन्म से ही भारत के नागरिक माने जाते हैं। कुछ अपवाद है, जैसे जो शत्रु विदेशी है, जो विदेशी देश है, उनके बच्चे अगर भारत में पैदा होंगे तो उनको नहीं माना जाएगा। और कुछ अपवाद जैसे जो राजनयिक है बाहरी, जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको इसमें नहीं माना जाएगा कि भारत का नागरिक, ठीक है, जो दूसरे देश के राजनयिक यहाँ पे रहते हैं। रक्त संबंध या वंशाधिकार से क्या मामला है, ये देखिए कि इससे भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, मतलब जो भी प्रावधान है हमारे देश का संविधान बनने के बाद से है, तो 26 जनवरी 1950 से उसके बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता भारत का नागरिक थे। तो क्या कह रहा है रक्त संबंध या वंशाधिकार से कि 26 जनवरी 1950 से उसके बाद का कोई भी ऐसा व्यक्ति, वो भले ही देश से बाहर पैदा हुआ हो, भले ही भारत देश से बाहर पैदा हुआ हो, लेकिन उस समय उस टाइम पीरियड पे उसके माता पिता भारत के अगर नागरिक हैं, भारत के नागरिक है उसके माता पिता, भले वो देश के बाहर पैदा हुआ हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, पंजीकरण द्वारा कैसे होगा? पंजीकरण द्वारा कि निम्न श्रेणी के व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से? कि ऐसे व्यक्ति जो 26 जुलाई 1947 के बाद पाकिस्तान से आए हैं, 26 जुलाई 1947 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए हैं उस दशा में भारतीय नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, उस दशा में क्या माने जाएंगे? भारतीय नागरिक। ऐसे व्यक्ति जो 26 जुलाई 1947 के बाद पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है, उस दशा में वे भारतीय नागरिक माने जाएंगे जब वे आवेदन पत्र दे करके अपना नाम भारतीय नियुक्ति अधिकारी के पास नागरिकता के रजिस्टर में दर्ज करा लेंगे। तब जो 26 जुलाई 1947 बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत में आएंगे वो भारत के नागरिक माने तो जाएंगे, लेकिन कब? जब वे लोग अपना नाम दर्ज करा देंगे भारतीय नियुक्ति अधिकारी के पास, ठीक है, उनके नागरिकता रजिस्टर में, तब से। परंतु ऐसे लोगों के लिए शर्त यह होगी कि आवेदन पत्र देने से पूर्व कम से कम 6 माह से वो भारत में रह रहे हों। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं 26 जुलाई 1947 के बाद से, जितने भी लोग आए हैं, जैसे अदनान सामी को भी दे सकते हैं भारत की नागरिकता उनके पास, तो क्या है कि आवेदन पत्र देने से पूर्व कम से कम 6 माह भारत में रहेंगे तभी आवेदन दे पाएंगे। और तथा उनका या उनके माता पिता अथवा दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में ही हुआ हो। और इसके अलावा क्या है कि उनका हुआ हो तो ठीक है, या उनके माता पिता दादा दादी किसी का जन्म अगर अविभाजित भारत में हुआ है तो बिल्कुल हुआ होगा। ये तो है मतलब ये तो बिल्कुल कंपलसरी हुआ ही होगा, दादा दादी इन सबका अविभाजित भारत में जन्म। अब जो आजकल आएंगे उनका नहीं, जो पहले से आ रहे हैं उनका तो हुआ ही होगा। आगे देखिए, नागरिकता की प्राप्ति में और क्या चीजें यहां पे कह रहा है कि ऐसे भारतीय जो विदेशों में जाकर बस गए हैं, ठीक है, जो पंजीकरण के द्वारा कह रहा है कि ऐसे भारतीय जो विदेशों में जाकर के बस गए हैं भारतीय दूतावासों में आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो विदेशों में है वहीं पे जाकर वो जो भारतीय दूतावास है उन्हीं के देश में, वहां पे जाकर आवेदन पत्र दें और भारतीय नागरिकता प्राप्त करें। विदेशी स्त्रियां है ना, विदेशी स्त्रियां जिन्होंने भारतीय नागरिकों से विवाह कर लिया हो आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकती है। विदेश की स्त्रियों के लिए है जिनका विवाह भारतीय नागरिकों से हुआ हो, वो भी आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकती है। और भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ये भी। और राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक यदि वे भारत में ही रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते। जो राष्ट्रमंडलीय देश के, जो कॉमनवेल्थ देश के जो नागरिक हैं राष्ट्रमंडलीय देश के, वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो भारत में रहते हैं या भारत में नौकरी करते हैं तो यहाँ पर वो उसकी आवेदन पत्र दे करके वो पा सकते हैं नागरिकता भारत की। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान है नागरिकता प्राप्त करने का, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा और देखते चलिए। आगे और क्या क्या चीजें कह रहा है इसमें? देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे? देशीकरण द्वारा
कि विदेशी नागरिक भी निम्न शर्तों को पूरा करने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो विदेशी नागरिक है अगर वो भी निम्न शर्तों को पूरा करेंगे तो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। कैसे? वह किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिए जाते हों। ठीक है, मतलब उसे ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां पे भारतीय अगर वहां का नागरिक बनना चाहे तो उसे रोका जाए, तो वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। क्लियर? वह अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर चुका हो और केंद्रीय सरकार को इस बात की सूचना दे दी हो, और उसके लिए शर्त है उसको अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तभी वो भारत का नागरिक बन सकता है। और वो अपने केंद्रीय सरकार को इस बात की सूचना दे दी हो कि मैं यहाँ की नागरिकता छोड़ रहा हूं और भारत की नागरिकता लूंगा। वह आवेदन देने से पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। तो ये सारे नियम है नागरिकता के, उनके लिए भी जो विदेशी नागरिक है भारत में चाहते हैं नागरिकता। और देखिए और क्या कह रहा है। चौथा, वह उपरोक्त 1 वर्ष से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रह चुका हो या भारत सरकार की नौकरी में रह चुका हो, अथवा दोनों मिलाकर 7 वर्ष हो पर किसी हालत में 4 वर्ष से कम समय में न हो। ये भी एक पॉइंट है। और उसका आचरण अच्छा हो। ठीक है। और छठवां, वह भारत की किसी प्रादेशिक भाषा या राजभाषा का अच्छा जानकार हो, तभी मिलेगा। और संविधान में ऐसे व्यक्ति को विशेष छूट दी गई है जो दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो। और उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को संविधान में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए बिना नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आसान शब्दों में है, ध्यान से रखिए। अगला क्या था कि भूमि विस्तार के द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त की जाएगी। ये देखिए, यदि किसी नवीन क्षेत्र को, मतलब किसी नए क्षेत्र को भारत में अगर शामिल किया जाए तो वहां की जनता को भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी भी नए क्षेत्र को जो भारत में अगर नहीं है उसको भारत में अगर शामिल किया गया तो उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे 1961 में गोवा को भारत में शामिल किए जाने पर वहां की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अब नागरिकता का अंत कैसे होगा। नागरिकता का, भारत की नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, तो पाने का हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इस नागरिकता का अंत कैसे होगा। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। कैसे? पहला है नागरिकता का परित्याग करने से। अगर नागरिकता का परित्याग कर देंगे तो हो जाएगा। कैसे? कि यदि कोई वयस्क यानी 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा करता है तो वह घोषणा विशेष अधिकारी द्वारा पंजीकृत कर ली जाएगी। ठीक है, कोई भी वयस्क व्यक्ति है अगर वो भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा करता है तो जो विशेष अधिकारी उसके द्वारा पंजीकृत होगी और वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और इसके साथ ही उस व्यक्ति के नाबालिग बच्चों की भारतीय नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ उस व्यक्ति के जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अगर उसके बच्चे हैं तो, लेकिन वो नाबालिग हैं तो। आगे देखिए और कैसे होगा नागरिकता का अंत। स्वेच्छा से या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से नागरिकता का अंत हो जाएगा। कैसे? यदि भारत का कोई नागरिक पंजीकरण, देशीकरण या अन्य किसी प्रकार से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर दूसरे देश का नागरिक है तो भारत का नागरिक नहीं हो सकता अगर वो प्राप्त कर लेता है तो, कोई भी भारतीय। और संघ सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण, इसमें क्या कह रहा है कि भारत की संघ सरकार द्वारा निम्नलिखित कारणों के आधार पर नागरिकता का अपहरण कर सकती है, मतलब हटा सकती है संघ सरकार। कौन कौन से कारण हैं देखते हुए चलिए। असत्य अभिलेख अगर जमा है, गलत डॉक्यूमेंट जमा है उससे, यदि किसी व्यक्ति ने धोखा देकर या गलत बयान देकर या आवश्यक बातों को छिपाकर नागरिकता प्राप्त कर ली है तो सही जानकारी प्राप्त होने पर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, देशद्रोह के मामले में नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने भारत के प्रति देशद्रोह किया है या युद्ध के समय शत्रु की सहायता की है तो देशद्रोह के मामले में उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। आगे क्या है? दीर्घ प्रवास से। दीर्घ प्रवास का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की अनुमति के बिना लगातार 7 वर्ष तक विदेश में अगर है और विदेश के भारतीय दूतावास में अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की इच्छा से प्रति वर्ष पंजीकरण भी न कराए तो उसकी भारतीय नागरिकता
समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अपराध से कैसे? यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में उसे कम से कम 2 वर्ष की अगर सजा हुई है कि किसी दूसरे देश में, तो उसकी नागरिकता यहाँ पे ऑटोमेटिक भारत में भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और संघ सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता का अंत करे इसके पहले उसे अपनी सफाई देने का पूरा अवसर भी दिया जाता है उस व्यक्ति को। ठीक है, अपनी सफाई में कुछ कह सकता है, ये सारी चीजें हैं। और क्या कह रहा है, और इसमें नागरिकता के अंत में कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता को वंचित करने के नियम, क्या नियम है केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता को वंचित करने के? ये भी देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि क्या क्या नियम है? यदि नागरिकता अगर फर्जी तरीके से प्राप्त की गई है तो रद्द हो जाएगा। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया है, भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, देशद्रोह वगैरह ये सब बातें। वही यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित, गैर नहीं गैर कानूनी, ठीक है, गैर कानूनी रूप से अगर संबंध स्थापित किया है या उसने कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी है, तो पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की अगर कैद हुई, वो सारा जो डिटेल हमने उधर पढ़ा वो यहाँ पे पॉइंट में है। और नागरिक सामान्य रूप से बाहर से कि भारत के बाहर अगर 7 वर्षों से रह रहा हो तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। और क्या कह रहा है? राष्ट्रमंडलीय नागरिकता की बात देखिए, क्या कह रहा है? नागरिकता अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिकों को भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, नागरिकता अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिकों को भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त होगी और केंद्रीय सरकार पारस्परिकता के आधार पर राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार भी प्रदान कर सकती है। तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान से देखेंगे। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के बारे में। इस संशोधन अधिनियम से क्या क्या चेंज हुए ये भी देखिए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986, ये यहाँ पे 55 वाला आ गया है, गलत है, 1986। क्या कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में परिवर्तन कर नागरिकता संबंधी उपबंध को 1986 में संशोधित किया गया। कि जो परिवर्तन 1955 में किया गया था उसका संशोधन 1986 में किया गया और उस संशोधित अधिनियम को नागरिकता का प्रावधान इस प्रकार किया गया है 1986 का। कैसे? ध्यान से देखिए। पहला कि भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और इससे पूर्व यह अवधि मात्र 6 मास की थी। अब क्या है कि भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे भारतीय नागरिकता के रूप में पंजीकृत होना है तो उसे भारत में लगातार 5 वर्षों तक रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। और क्या कह रहा है 86 के संशोधन से कि किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हो उसे इस आधार पर भारतीय नागरिकता स्वतः प्रदान नहीं की जा सकती कि जन्म के आधार पर मात्र उन्हीं लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है जिनके माता पिता में से कोई एक पहले से ही भारत का नागरिक हो। अदरवाइज ऐसे जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी कि भारत में जन्म हुआ तो। और इससे पूर्व अधिनियम में मात्र जन्म लेने से ही स्वतः नागरिकता प्राप्त होने का प्रावधान था। और 55 वाले में क्या था कि कोई भी अगर उसका जन्म अगर भारत में होता है तो भारत की नागरिकता होगी। लेकिन अब इसमें चेंजेज 1986 से क्या हुआ कि उस बच्चे के अगर जन्म भारत में होता है तो माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तभी। और प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करने की जो शर्तें 5 वर्ष की थी, अब इस संशोधन द्वारा निवास करने की अवधि में वृद्धि करके 10 वर्ष कर दी गई है 1986 के संशोधन द्वारा। कि जो 1955 में क्या था कि जो प्रवासी भारतीय थे 5 वर्ष अगर भारत में रह गए तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते थे एप्लीकेशन दे करके, लेकिन अब इसको 5 वर्ष से 10 वर्ष बढ़ा दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। तो ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और क्या कह रहा है कि इस संशोधन अधिनियम के पश्चात भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था इसी संशोधन के द्वारा। ठीक है, और प्रवासी भारतीयों की नागरिकता संबंधी
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। ये क्या कह रहा है? एक और अधिनियम आया जो प्रवासी भारतीयों की नागरिकता संबंधी था, जो नागरिकता संशोधन हुआ, ये मैं बोल्ड नहीं कर पाया। ये अधिनियम आया 2003 में, प्रवासी भारतीयों की नागरिकता से संबंधित। क्या कह रहा है कि यह जो विधेयक 2003 में आया, ये लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था और 25 अगस्त 2004 को केंद्र सरकार ने भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता का लाभ दिलाने के लिए नागरिकता नियमावली 2004 में इससे भी संबंधित अधिसूचना जारी की है। तो ये जो 2003 में चेंज हुआ, तो इसी में क्या हुआ, लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में, कि जो भारतीय मूल के लोग बाहर रह रहे हैं, अगर उस देश के भी नागरिक हैं तो उनको दोहरी नागरिकता मतलब दी जा सकती है, वो भारत के भी नागरिक हो सकते हैं। तो ये इसके द्वारा हुआ। ये मैं बोल्ड करना भूल गया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद और क्या क्या कह रहा है इस अधिनियम में, और इसके तहत वो जो हुआ है संशोधन, इसके तहत बांग्लादेश एवं पाकिस्तान को छोड़कर वैसे सभी प्रवासी भारतीय को यह नागरिकता प्राप्त होगी। जो 2003 वाला चेंज हुआ उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ करके, बशर्ते वह जिस देश में रह रहा है वहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए। ये भी जरूरी है, वो जिस देश में रह रहा है उस देश में अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है तभी वो प्रवासी भारतीय भारत का नागरिक हो सकता है, वो मतलब वो ले सकता है वहां का भी यहाँ का भी, तभी, ऐसा नहीं। ठीक, और इस प्रकार के नागरिक को भारत की सरकार की सेवाओं में रोजगार, मतदान और संवैधानिक पद पाने के अतिरिक्त शेष सारे अधिकार प्राप्त होंगे। और ऐसे जो प्रवासी भारतीय होंगे वो यहाँ पे भारत सरकार की सेवा में कोई नौकरी नहीं पा सकते, वोटिंग नहीं कर सकते, संवैधानिक पद नहीं पा सकते, इसके अलावा सारे अधिकार होंगे। उसके बाद फिर नागरिक संशोधन विधेयक 1992 आया। ठीक है, 1992, 86 के बाद आया 92। इसमें क्या हुआ कि भारत से बाहर जन्मे बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। 1992 से क्या है कि भारत के बाहर में अगर जन्म हुआ है बच्चे का, अगर उसकी मां भारत की नागरिक है तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 आया। 2015 में क्या क्या हुआ ये भी देखिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को लागू किया गया है, जिसके तहत भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन भी किए गए हैं। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को लागू किया गया और इसके तहत भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। क्या? वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य है तब, अब ठीक है, इसके लिए। और लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट भी दी जा सकती है। और इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों के बारे में लिखित रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद विशेष 12 माह के लिए छूट दी जा सकती है, जो अधिकतम 30 दिन के लिए अलग अलग अंतराल के बाद दी जा सकती है। ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए इस अधिनियम में और क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के ओसीआई नाबालिग बच्चों का प्रवासी भारतीय नागरिकों के तौर पर पंजीकरण की शर्तों को उदार बनाएगा। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि क्या कह रहा है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, एक सेकंड जरा। क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के ओसीआई नाबालिग बच्चों, ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो जो प्रवासी भारतीय है उनको ओसीआई के तौर पर ही पंजीकरण कराना पड़ेगा। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड उनका बनेगा। और ऐसे नागरिक के बच्चे या पोता है ना, पोता पोतियों अथवा पर पोता पर पोतियों के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड, ये बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या कह रहा है इसमें कि ये जो अधिनियम है 2015, इसके धारा 7A के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय के पति या पत्नी या भारतीय नागरिक के पति या पत्नी के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा। और जिनकी शादी 2 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत या कायम रही हो वे तुरंत ही इस धारा के तहत आवेदन भी कर सकते हैं। वर्तमान पीआईओ कार्ड धारकों के संबंध में
केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर यह स्पष्ट कर सकती है कि किस दिनांक से सभी मौजूदा पीआईओ कार्ड धारकों को ओसीआई कार्ड धारकों के रूप में बदलने का निर्णय किया जाएगा। ठीक है ना, इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। और क्या क्या कह रहा है इसमें, क्या क्या पॉइंट है 2015 के अधिनियम में, कि भूमि अधिग्रहण, कार्य मुक्ति, संकट, भारतीय नागरिकता की पहचान और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। और इस अधिनियम के तहत जन्म, पीढ़ी, पंजीकरण, विशेष परिस्थितियों में स्थान का विलय या किसी स्थान में शामिल किए जाने के साथ ही नागरिकता समाप्त होने और संकट के समय में भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 आया। ये क्या कह रहा है इसमें देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था और विधेयक नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन प्रस्तावित करता है। 1955 में ही कुछ संशोधन हुआ 2016 के विधेयक में। और विधेयक में कुछ विवादास्पद प्रावधानों की वजह से नागरिकता के संबंध में पक्षपात का मुद्दा उठा। फिर यही से क्या एकल नागरिकता के बारे में जान लीजिए। अब इतनी सारी चीजें देखें तो एकल नागरिकता का क्या मतलब है, ये देखिए। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसमें दोहरी शासन यानी केंद्र एवं राज्य को अपनाया है। जहां पे भी संघीय व्यवस्था होती है दोहरी शासन होती है केंद्र और राज्य की, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की ही व्यवस्था की गई है भारत में। ठीक है, अर्थात भारतीय नागरिकता, ऐसा नहीं कि केंद्र की अलग नागरिकता मिलेगी राज्य की अलग, ऐसा नहीं है। संघीय व्यवस्था होने के बाद भी यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है भारत में। और अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है। और भी जो संघीय देश है उनमें अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है वरन वह उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता है। अमेरिका का तो यह, अगर अमेरिका को किसी राज्य में रहता है तो वहां का भी वो नागरिक होता है। ठीक है, और एकल नागरिकता के बारे में क्या कह रहा है कि इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है जैसे अमेरिका की जो व्यवस्था है, और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार भी प्राप्त है। और यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है दोहरी नागरिकता वाली, जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव कर सकता है और यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों और व्यवसाय आदि को लेकर के हो सकता है। और ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। और भारत के सभी नागरिकों को चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं हो और हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार ही प्राप्त उनको होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है एकल नागरिकता के बारे में कि उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता भारत के नागरिकों के बीच। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं। क्या अपवाद है ये देखिए। पहला, संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। संसद कर सकता है अनुच्छेद 16 के तहत, और यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत भी हो सकती है। और संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार यानी निवासी के रूप में अगर जरूरत है तो अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया था। और भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के निवासी की अनिवार्यता करे, जैसा कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया। और उसके बाद आंध्र प्रदेश को छोड़ करके किसी भी राज्य में ऐसी भी व्यवस्था नहीं की गई। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और एकल नागरिकता के बारे में यहाँ पे क्या कह रहा है। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 15 किसी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध भी लगाता है। ठीक है, और इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला न हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट भी दे सकता है। आगे क्या कहना है इसमें ये देखिए।
आगे कह रहा है कि निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, अनुसूचित जातियों के हित में सुरक्षा का विषय है और दूसरे शब्दों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास से भी प्रतिबंधित है और निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए किया गया है और यही नहीं, यह व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने एवं उनके शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का भी कवच है। तो ये सारा प्रावधान जो हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा, ये जरूर ध्यान में रखिएगा और ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जरूर फॉलो करेंगे आप लोग और रेहान एकेडमी का प्रोफाइल लिंक इसे भी फॉलो करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप लोगों को। एक क्लास अगर पसंद आई हो तो रोजाना फिर 1 बजे से यहीं पे पॉलिटी की क्लास होगी, फिर आगे हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट 1 PM पे ही कल, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।